एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? एस्केप छोड़कर निकल जाना। एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया अर्थ से अवे, वो ऊपर गया, जैसे ही ऊपर जाता है एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है तब भी उस पर अर्थ का ग्रेविटी काम करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी इट कम्स डाउन अगेन। ठीक है, हमको मालूम है जैसे जैसे हम डिस्टेंस पर जाएंगे अर्थ का फोर्स कम होते जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा और ऐसी लोकेशन भी आ सकती है कि जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। अब फिर से हमने उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ज्यादा स्पीड से थ्रो किया और ज्यादा हाइट पर चला गया। पहले हमने इसको थ्रो किया था यहां से इस हाइट तक गया, यहां जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट वाज जी, तो वापस आ गया, mg फोर्स के कारण वापस आ गया। अब हमने फिर से इसको थ्रो किया और यहां तक थ्रो कर दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती चली गई और ये वेलोसिटी फाइनल यहां पर जीरो हो गई। बट एट दिस प्लेस द फोर्स ऑफ अर्थ इज नॉट जीरो, it has gravitational force, it has gravitational field, therefore certain force is acting on it, mg dash. g dash क्या है? The value of acceleration at this height. ये फोर्स इस पर काम करेगा and because of this force it will come back again. फिर हमने इसको ऐसा थ्रो किया और अब इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रखी, v3, इतनी वेलोसिटी रखी कि ये यहां तक चला गया, यहां जाकर ये वेलोसिटी जीरो हो गई, v3। अब यहां पर एक्सेलरेशन, अगर ये इसका फोर्स यहां पर इतना दूर हो गया कि g की वैल्यू डिक्रीज होते 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 बहुत कम हो गई, इतनी कम हो गई कि ये इसको वापस नहीं ला पाया। अगर ये इसको वापस नहीं खींचेगा तो क्या होगा? ये चलता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे का एक्सेलरेशन खत्म हो गया, फोर्स लगना बंद हो गया। अगर फोर्स स्टॉप हो गया तो एक्सेलरेशन भी स्टॉप हो गया, तो वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये ऊपर चलता चला जाएगा और अब ये लौटकर नहीं आएगा। फिर से समझिए, v1 वेलोसिटी दी थी, यहां जाकर जीरो हो गई, वापस आ गया। v2 वेलोसिटी दी, यहां जाकर जीरो हो गई, वापस आ गया। v3 वेलोसिटी दी, यहां जाकर वेलोसिटी जीरो हो गई, पर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी खत्म हो गया, वहां से खींच नहीं पाई वापस, तो ये वापस नहीं आएगा। तो यहां पर वेलोसिटी पहले v1 थी, फिर v2 थी, फिर v3 थी। तो ये जो v3 वेलोसिटी है जिस पर जाने से ये वापस नहीं आया, इस v3 वेलोसिटी को कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। यानी इतनी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगा, छोड़कर चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। ये वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी। अगर हम इससे ज्यादा वेलोसिटी दे देंगे v4 तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम, तो भी बाहर जाएगा। उसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये आ जाएगा कि v4 से अगर हम और ज्यादा वेलोसिटी देके भेजेंगे तो यहां पर पहुंचेगा, उसके बाद भी इसके पास वेलोसिटी बचेगी और उस ये वेलोसिटी कम होती चली गई, कम होती गई, कम होती गई, यहां जाके ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, उसके बाद वेलोसिटी कम होनी बंद हो गई। अगर कम होनी बंद हो गई तो जितनी बची उस वेलोसिटी से ये ऊपर जाते जाएगा, कंटिन्यूअस चलते चला जाएगा। दैट विल बिकम इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। वो काइनेटिक एनर्जी से उस बची हुई वेलोसिटी से वो मूव ऑन करता जाएगा। ठीक है, तो उसको एस्केप वेलोसिटी कहेंगे क्या? आंसर है नो। एस्केप वेलोसिटी हम उस मिनिमम वैल्यू को कहेंगे, v3 को, उस मिनिमम वैल्यू को कहेंगे जिससे ये जस्ट
कहां पहुंच जाता है? एट द बॉर्डर ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। वहां से अर्थ इसको वापस नहीं खींच पाती, लेकिन वहां जाते जाते इसकी अपनी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, वो वाली वेलोसिटी जिससे ये वापस नहीं आएगा, ये वाली वेलोसिटी को कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ओके, इसको नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन, अर्थ से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकते हैं, तो अगर इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है तो ये यहां तक जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। अब हम अपना एक प्रिंसिपल याद करते हैं। वो प्रिंसिपल ये है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी combined together is known as mechanical energy. During a motion upward, the mechanical energy always remain constant. यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी 100 है और मैकेनिकल एनर्जी 0 है, तो ऊपर पहुंचे, काइनेटिक 100 और पोटेंशियल 0, दोनों का सम 100। जब ये बॉडी यहां पहुंच जाएगी, यहां जाके रुक गई, अगर रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 100, सम 100। बीच में आ गई, पोटेंशियल एनर्जी 40, काइनेटिक एनर्जी 60, सम 100। सो फिर से यहां से हमने जब थ्रो किया, काइनेटिक एनर्जी 100, सबसे लास्ट में जाकर पोटेंशियल एनर्जी 100। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको मालूम है। सपोज हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं मालूम कि यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर मैंने आपको यह बताया इस प्लेनेट के कारण यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 100 है और मैंने इसको छोड़ा, नीचे आकर इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, हमको मालूम है यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फिर से यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, पोटेंशियल एनर्जी 100, दोनों का सम 100। इसको यहां से छोड़ा और यहां गिर गई। यहां जैसे ही गिरती है, इस समय इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। हाइट 0 हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। तो बताइए वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 100, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ही यहां पर काइनेटिक एनर्जी बनती है। इसी को उल्टा कर दो, यहां पर मैंने काइनेटिक एनर्जी 100 दी और ये ऐसे ऊपर पहुंचा और यहां जाकर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 100। इसका ये मतलब है हमको एक चीज कैलकुलेट करनी है जिसकी हमारे पास फैसिलिटी है, जिसका हमारे पास डाटा है। अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लूं, तो वही यहां पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। भले वो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते समय हम बनाएं, भले वो काइनेटिक एनर्जी नीचे आते समय बनाएं, पर यहां की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां की पोटेंशियल एनर्जी है। जो यहां पोटेंशियल एनर्जी है 0 वेलोसिटी पे, वो यहां आके काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब एस्केप वेलोसिटी पर मैंने इसको थ्रो किया, तो इसके पास शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं है, और पूरी की पूरी एनर्जी जो मैंने दी वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। हमारी कंडीशन के अनुसार ये ग्रेविटेशनल फील्ड को पार किया, यहां गया और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन वापस नहीं आएगा। यही शर्त है हमारी, तभी इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। फिर से इस एस्केप वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया और ये यहां गया, वेलोसिटी इसकी खत्म, पर वापस नहीं आ रहा है। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जितनी की यहां से इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। यानी ये वाली काइनेटिक एनर्जी और यहां खड़ा हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। ठीक, अगर मुझे ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मुझे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वही काम करता हूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूं और उसी को मान लूंगा कि यहां पर
काइनेटिक एनर्जी है। ये वाला इक्वेशन मुझे हेल्प करेगा एस्केप वेलोसिटी निकालने में। अब एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए हमारी शर्त क्या है कि उसको इस तरह से इसको समझिए। हमने स्टडी किया था पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। कोई पॉइंट है जो कि अर्थ से r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये आपने नोट किया है, -Gmm/r। ये फॉर्मूला नोट किया हुआ है, -Gmm/r। ये देखिए, इज इट करेक्ट? Potential energy of a particle which has got mass m which is at a distance r from the center of the earth। ठीक, अब ये पॉइंट यहां पर है। हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि हम इसको इन्फिनिटी से चलाकर लाए, यहां तक लेकर आए, तो इसके पास कितनी एनर्जी होती है, -Gmm/r। अगर हम इसको यहां तक चलाकर लाएंगे तो r छोटा हो जाएगा, अगर हम इसको यहां तक चलाकर लाएंगे तो ये r किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर। तो सरफेस पर जो बॉडी आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Gmm/r। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये रेडियस r है, यहां से हमने इस बॉडी को थ्रो किया, थ्रो करके इसको इतनी ज्यादा वेलोसिटी दी कि ये इंफिनिटी तक चली गई। जब ये इंफिनिटी तक पहुंचती है तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर होता है, g के बराबर। g कितना हो गया, 0, तो ये वापस नहीं आएगी। तब हम इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ठीक, ये एस्केप वेलोसिटी से हमने यहां से इसको यहां पर थ्रो किया है, तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से ये इसका डिस्टेंस है। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो आंसर है इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। किसी भी चीज की इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। क्यों? क्योंकि जब हम वहां उसको मूव करना चाहते हैं तो वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि वहां पर इसका वेट होता ही नहीं, फोर्स होता ही नहीं, तो इसलिए इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना माना जाएगा, 0। जैसे जैसे हम इधर आते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव साइड में बढ़ते जाती है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, -Gmm/r। ठीक है, अब यहां से जब हम इसको ऊपर थ्रो करते हैं, यहां तक जाती है, यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, 12mv², और इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी थी। वो पोटेंशियल एनर्जी यहां कितनी थी, क्या आप बता सकते हैं? ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला हमने लगाया तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली, -Gmm/r। व्हाट इज r, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना है, r। तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, PE/KE। जब हम इसको यहां से थ्रो करते हैं तो उस समय देखिए, when object is thrown from surface of earth, it has total energy, क्या होती है टोटल एनर्जी, KE + PE। ये टोटल एनर्जी, ये कितनी हुई, 12mv escape²। ये क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी। एंड हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज -Gmm/r।
क्या लेना है हमको? उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, और ये क्या है? इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन कैसी रहती है? कांस्टेंट। जितनी टोटल एनर्जी यहां पर है, मैकेनिकल एनर्जी, उतनी ही टोटल यहां पर रहेगा, सेम टोटल यहां रहेगा, सेम टोटल यहां रहेगा, और सेम टोटल यहां रहेगा इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है? सुनिए फिर से, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। यहां इंफिनिटी पे पहुंच गए हैं तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। डिस्टेंस इनफिनिट हो गया, डिस्टेंस इनफिनिट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0। दोनों का सम क्या हो गया? 0। यानी यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी कितनी है? 0। तो यहां भी कितनी रही होगी? 0। तो यहां भी कितनी रही होगी? 0। इसलिए ये दोनों का सम ये किसके बराबर होगा? 0। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल से आती है, लेकिन देखिए फिर से एक बार, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर हम फेंकते हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, एक जैसी। यहां पर जब हम इसको फेंकते हैं एस्केप वेलोसिटी से, तो वो लास्ट में इंफिनिटी पे पहुंचता है। इंफिनिटी पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। यहां पर पहुंच के उसका डिस्टेंस कितना हो गया? इंफिनिटी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई? 0। अगर ये दोनों 0 हैं तो मैकेनिकल एनर्जी दोनों का सम कितना है? 0। उससे हमको एक नॉलेज मिला कि यहां पर अगर मैकेनिकल एनर्जी टोटल 0 है तो हर जगह उसका सम कितना रहा होगा? 0। दैट इज द लॉ कि हर जगह मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो अगर यहां 0 है तो यहां भी 0, यहां भी 0। तो हमने क्या किया? यहां पर सम निकाला। यहां पर सम कैसे निकाला? यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv²। यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -gmm/r। ठीक है, इन दोनों का सम किया, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। ये बात आप समझ में आई? सो ke plus p plus this, since at infinity at every point, ठीक है, therefore at surface of earth, therefore at surface of earth, सरफेस ऑफ अर्थ पर भी कितना होगा? 0। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0। एट सरफेस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 0। सो दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो अगला स्टेप ले लीजिए, इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो हमें क्या मिलेगा? m दोनों तरफ से कैंसल, ये हाफ का 2 इधर ले आइए, इसको इधर ट्रांसफर करिए, स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपको VE का एक्सप्रेशन मिला। V इज इक्वल टू √2gm/r। ठीक है, ये आ गया एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। सो एस्केप वेलोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है? G मास, ये किसका मास है? अर्थ का। ऑब्जेक्ट का मास कैंसल हो गया। ओके, ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया? ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब एक चीज और देखिए, स्मॉल g और कैपिटल G, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r²। ये निकाला था।
पिछले पन्ने में है आपके। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसको देखकर बताइए जी एम किसके बराबर हुआ, जी मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको जगह जगह जरूरत पड़ेगा, कैपिटल जी से स्मॉल जी में कन्वर्शन। इसलिए हमेशा याद रखिए जी एम मास ऑफ अर्थ, जी एम ई किसके बराबर होगा, जी आर स्क्वायर। अगर हम उसको यहां रख दें जी एम ई को जी आर स्क्वायर, एक आर कैंसल हो जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, √2 जी इंटू आर। रेडियस ऑफ द अर्थ हमको मालूम है 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू हमको मालूम है 9.8। इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके रूट निकाल के हम इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस कम्स टू फॉर अर्थ, escape velocity for earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको नोट करिए, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सॉरी, हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इतनी स्पीड से हमको एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो जाते 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 कहां तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। तो अगर हमको एक रॉकेट को मून पर भेजना है तो उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना चाहिए। कितनी स्पीड से भेजें कि वो वापस मत आए, दिस इज द स्पीड। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको दूसरे प्लैनेट्स पे भेजना है, दिस इज द एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हमको देनी पड़ेगी, तब वो अर्थ की सरफेस से बाहर जाएगा। सो दिस इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। अब दो चीजें इसमें छोटी छोटी आपसे पूछी जा सकती हैं। क्या एस्केप वेलोसिटी के लिए अगर हम ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें, जिसको फेंक रहे हैं उसका मास डबल कर दें, तो हमको वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, या सेम रखेंगे? सेम रखेंगे। क्यों? बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, ये देखिए कैंसल हो गया। तो इसलिए ऑब्जेक्ट के मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई भी मास हो, एस्केप वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर इज इट सेम फॉर अर्थ एंड मून? अर्थ से बाहर निकलना है, एक वेलोसिटी चाहिए। मून पे जाके हमारा रॉकेट खड़ा है, मून से बाहर निकलना है, क्या सेम वेलोसिटी लगेगी? मार्स पे गया, वहां से बाहर निकलना है, तो आंसर है हर जगह पर वेलोसिटी अलग अलग होगी। एट डिफरेंट प्लैनेट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट बिकॉज एस्केप वेलोसिटी हैज दिस मास ऑफ अर्थ। अगर मून पर होंगे तो ये मास ऑफ मून होगा, अगर मार्स पर होंगे तो मास ऑफ मार्स होगा, मास ऑफ वीनस होगा। दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। अलग अलग प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। इसको नोट कर लीजिए, एस्केप वेलोसिटी विल चेंज और एस्केप वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। ये एक फैक्ट याद रखिएगा। और इसके पहले हमने क्या बात की थी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये किसके मास के अनुसार बदलेगी? प्लैनेट के मास के अनुसार बदलेगी। किसके अनुसार नहीं बदलेगी? ऑब्जेक्ट के मास से नहीं बदलेगी। ये एस्केप वेलोसिटी होती है। ओके, अर्थ के प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी का फिगर आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मून वाला फिगर एक और देख लीजिए, आपकी बुक में दिया है, लिख लीजिए। फॉर मून इट इज 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। मून 2.3
किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों कम होगा? क्योंकि वहां पर मास कम होता है, लेकिन उसका रेडियस कैसा होता है मून का, वो भी कम होता है। रेडियस कम होने से तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, फिर कम क्यों हो जाती है? रेडियस कम होने से वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू। क्यों? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू रेडियस है? नहीं, ये तो अर्थ में है ग्रेविटेशन, ये तो हमने इससे डिराइव किया है ना, बेसिक इक्वेशन तो ये है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी आएंगी। इसमें एक चीज आपको याद रखनी, यहां पर आर वेलोसिटी का कैसा दिख रहा है आपको? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये एक हिंट है आपके लिए। बताइए कैसे नहीं है? क्योंकि मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इनटू, याद आया? मास इज व्हाट? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अर्थ के वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलिए। 4/3 पाई आर, आर क्यूब। आर क्यूब, आर क्यूब में से एक आर कैंसिल कर दो, क्या बचा? आर स्क्वायर। कहां आ गया? न्यूमरेटर में। तो आर बड़ा, वेलोसिटी बड़ी, आर छोटा, वेलोसिटी छोटी। तो आर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन नहीं होता। समझ आया? क्योंकि एम में आर क्यूब होता है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, ये बार बार आपको काम में आएगी। 12th में आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे स्फीयर, स्फीयर में जाके फिर यही प्रॉब्लम होता है। तो जब भी हम स्फीयर की बात करते हैं, हमेशा उसको हम डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं, ताकि हमको पता रहे कि आर न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता। अगर ये आर स्क्वायर हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आर क्यूब है। तो आर हमेशा इसके प्रोपोर्शनेट ही होगा। जितना बड़ा प्लैनेट होगा, प्रोवाइडेड डेंसिटी में चेंज ना आते हो, ठीक है? तो जितना बड़ा प्लैनेट होगा उतनी ज्यादा उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। आपको एक चार्ट भी मिल जाएगा, वीनस में और बाकी सब चीजों में, सन में एस्केप वेलोसिटी कितनी होती। जितना बड़ा होता जाएगा उतनी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी। सो दिस इज अबाउट एस्केप वेलोसिटी। अब we will change the topic and now we will study satellite. अर्थ से हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, सरफेस पे खड़े हो गए, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका। ऊपर फेंकेंगे नीचे सीधा आ जाएगा, और अगर ऐसा टेढ़ा फेंकेंगे तो कुछ दूर जाकर गिरेगा। ये यहां से चला और यहां गिर गया, ठीक है? दिस इज प्रोजेक्टाइल। अब अगर हम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? रेंज बढ़ जाएगा। रेंज के फॉर्मूले में वेलोसिटी आता है, आपसे मैं फॉर्मूला नहीं पूछूंगा, लेकिन रेंज के फॉर्मूले में वेलोसिटी आती है, यू आएगा सामने। ओके, तो हमने स्पीड बढ़ाई और ये ऐसा जाके गिर गया, और स्पीड बढ़ाई तो क्या होगा? और दूर जाएगा। ये यहां से गया और यहां जाके गिर गया, ठीक है ना? और स्पीड बढ़ा दी और इसी डायरेक्शन में फेंका तो ये ऐसा गया और ये ऐसा मुड़ रहा है, मुड़ रहा है और मुड़ते जा रहा है, ये ऐसा मुड़ते जा रहा है। ये अब हम क्या देख रहे हैं? अर्थ पे आया ही नहीं, ये ऐसा मुड़ते चला गया, चला गया, चला गया, और ऐसा चलते जा रहा है, अनंत काल तक चलते जा रहा है। ये सैटेलाइट बन गया। तो एक प्रोजेक्टाइल की जब हम स्पीड बढ़ा देते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या बन जाएगा? सैटेलाइट, ठीक है? और बढ़ा दीजिए। अगर स्पीड को और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हमने स्पीड को और बढ़ा दिया तो एक स्पीड ऐसी आएगी कि ये ऐसा जाएगा,
यहां से सीधा निकल गया। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका ग्रेविटेशन काम नहीं करता, इसलिए ये ग्रेविटेशन इसको अपनी तरफ खींचता नहीं है, मुड़ता नहीं है, सीधा चला जाता है। ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अर्थ छोड़ के चला गया तो एस्केप वेलोसिटी हो गई है। ठीक, ये वाली जो वेलोसिटी है, जिसमें फिर से सुनिए, ये वाली जो वेलोसिटी है वापस आ गया, उसके बाद एक वेलोसिटी आई, इसके चारों तरफ घूमने लगा और इस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। ये क्या बन गया? सैटेलाइट। और इस वेलोसिटी को हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO। एक ऐसी वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की जिस पर वो प्रोजेक्टाइल अर्थ पे वापस नहीं गिरता और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिट में घूमेगा। अब ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमते जा रहा है। इसमें दो चीजें हो रही हैं। एक, ये सीधा क्यों नहीं चला जाता, घूमने की क्या जरूरत है, और दूसरा, अर्थ पर क्यों नहीं गिरता। अब हम ये दोनों पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ये अर्थ के ऊपर एक सैटेलाइट, ये इसका रेडियस है r, और ये एक सैटेलाइट है, ये इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक लेके r डिस्टेंस है, और ये r डिस्टेंस यहां से यहां तक किसके बराबर है? दिस इज r एंड दिस इज h। सो स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। ओके, यहां पर ये सैटेलाइट ऐसा करके फाइनली ये यहां पर ऐसा घूम रहा है। तो ये जो इसका रास्ता है, इस रास्ते को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ रोटेशन। ओके, ये ऑर्बिट है। ये क्या चीज है? सैटेलाइट। जिस स्पीड से ये यहां घूम रहा है वो स्पीड कितनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि इसको ये अर्थ की तरफ गिरता क्यों नहीं है, नंबर एक, और नंबर दो, हाँ, कि अगर अर्थ की तरफ गिरता नहीं है तो सीधा क्यों नहीं चला जाता है, सर्कुलर मोशन में क्यों रहता है। दोनों के आंसर हैं आपके पास। कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में क्यों घूमती है, तो आंसर है जरूर उस पर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। नेचुरल मोशन किधर होता है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे चलता है तो इसको नियम से ऐसा जाना चाहिए, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी विल कीप इट इन द स्ट्रेट लाइन। इसलिए ये इससे दूर जाना चाहता है। ये 100 किलोमीटर है तो ये 110 है, ये 120 है, अर्थ से दूर जाना चाहता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है। पर जैसे ही ये ऐसा मूव करेगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है, और उस खींचने के कारण इसकी वेलोसिटी इधर है, अर्थ इसको ऐसा अपनी तरफ खींचती है, एक्सेलरेशन इधर लगता है, इस वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड हो गया। जब हमने इसको ऐड किया तो ये ऐसा चला गया। कोई भी ऐसे जाती हुई चीज को ऐसा खींचिए, मुड़ गई। उसके बाद ये ऐसा जाना चाहती है, अब अर्थ इसको ऐसे खींचती है तो फिर ये ऐसा मुड़ जाता है। फिर ये ऐसा जाना चाहता है, अर्थ इधर खींचती है तो ऐसा मुड़ जाएगा। ये पूरा फिनोमिना, ये मैकेनिज्म हम सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ चुके हैं। वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी, हमने दी या किसी ने भी दी, उस इनिशियल वेलोसिटी के कारण इसको स्ट्रेट लाइन में जाना है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगता है, इट स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कल। सो फॉर एनी सर्कुलर मोशन there has to be a centripetal force. In case of satellite, this centripetal force is gravitational force of the earth. So यहां से नोट करते हैं,
In case of satellite, then how much is this requirement of centripetal force? Then centripetal force is, बताइए कितना होता है? Mass of the satellite is m, its velocity is v naught, so how much is centripetal force? mv square upon r. ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये उसकी कैलकुलेशन, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड करता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैलकुलेट करना जानते हैं। ये यहां से r डिस्टेंस पर है, r प्लस एच, r डिस्टेंस पर है, तो यहां पर ग्रेविटेशन का फोर्स कितना लगेगा? वो फोर्स होगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये लगेगा। तो ये किसका काम कर रहा है? दिस इज वर्किंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन बाय अर्थ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना। अब इससे कैंसलेशन करिए और v नॉट की वैल्यू निकालिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू m कैंसल, एक r कैंसल और स्क्वायर रूट किया, हाउ मच इट कम्स टू? जी एम अपॉन आर। दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, अब ये स्मॉल r क्या है? द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सैटेलाइट, एंड दिस वी कैन डिवाइड एज दिस कैपिटल R प्लस h, where h is height from the surface of the earth. So this we can also write as orbital velocity is equal to root gm upon r plus h. ऐसा भी लिख सकते हैं। Okay. So this is formula for orbital velocity. अब if this height is quite small, then we can neglect it with comparison to radius of the earth. मान लीजिए एक सैटेलाइट हमने 20 किलोमीटर की हाइट पर भेजा। यहां से 20 किलोमीटर हाइट बहुत ज्यादा है, हमको सैटेलाइट नहीं दिखता है, लेकिन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड वी कैन नेग्लेक्ट इट। अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर दें तो इस h को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जी एम अपॉन आर। ठीक है, सो फॉर ए सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ, v ऑर्बिटल क्या होगा? रूट जी एम अपॉन आर। अब बताइए जी एम स्मॉल जी में कन्वर्ट करिए, अभी अभी किया था। जी एम किसके बराबर था? देखो वो ऊपर लिखा है जी इंटू आर स्क्वायर, तो इसको लिखिए जी इंटू आर स्क्वायर, एक आर कैंसल, तो क्या बचेगा? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस सैटेलाइट की? द सैटेलाइट विच इज क्लोज टू अर्थ। ठीक है, ए सैटेलाइट विच इज क्लोज टू अर्थ हैज दिस वेलोसिटी। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, हाइट बढ़ते जाती है, हाइट बढ़ते जाती है, वेलोसिटी कैसी होती जाएगी? कम की ज्यादा? हाइट बढ़ती है, वेलोसिटी कम होती जाएगी, याद रखिए। इंक्रीज ऑफ हाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज। तो अगर अर्थ के ऊपर, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अर्थ के ऊपर दो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, एक सैटेलाइट 10 किलोमीटर हाइट पर है और दूसरा 100 किलोमीटर हाइट पर है, कौन स्लो है कौन फास्ट है? 100 वाला स्लो है और 10 वाला फास्ट। फास्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि 10 किलोमीटर वाले पर
पुल ज्यादा लगेगा, नजदीक है, और उस पुल को संभालने के लिए उसको अपनी वेलोसिटी बहुत फास्ट रखनी पड़ती है, नहीं तो गिर जाएगा। ऊपर वाले में जी की वैल्यू कम है, इसलिए कम वेलोसिटी पर भी वो बैलेंस कर लेता है mv²/r को। ओके, सो ये याद रखिएगा, कंपेयर द सैटेलाइट्स, द वन विच इज एट हायर एल्टीट्यूड हैज लोअर स्पीड, राइट, ये हो गया। अच्छा, अब सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा होगा? जो अर्थ के नजदीक होगा, क्योंकि हमने h को क्या मान लिया है? 0। तो ये उसकी स्पीड आती है। ये जो स्पीड है इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको g की वैल्यू भी मालूम है और हमको r की वैल्यू भी मालूम है। ओके, अगर हम इन दोनों की वैल्यू को रखते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू एंड यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट इट बाय पुटिंग दीज टू वैल्यूज। ओके, अब इसके बाद ये जो सैटेलाइट यहां पर इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने निकाला, अब हम ये निकालेंगे कि यहां से जब ये ऐसे घूमेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। व्हाट वाज दिस? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दैट इज टाइम पीरियड इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी से रिलेटेड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को लीजिए, यहां से ये ऐसे घूमा और इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ? 2πr, ठीक है, 2πr। वेलोसिटी कितनी है निकाल चुके हैं। तो अगर हम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड, बस। तो दैट्स वेरी इजी, लेट्स फाइंड आउट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t is equal to अपॉन स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमने यहां पे लिया, ये स्पीड का फॉर्मूला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्मॉल r वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ गया gm अपॉन r, gm अपॉन r, ऐसा। दिस इज टाइम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक रूट आया है, हम नहीं चाहते हमारे एक्सप्रेशन में कोई रूट हो, तो हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, एंड दिस विल बी gm अपॉन r, ठीक है। रूट कैंसल, अब ये r ऊपर चला जाएगा, तो फिर से ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? दिस एक्सप्रेशन इज नाउ t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इंटू r क्यूब। ये टी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। ओके, ये फॉर्मूला हमको किसी की याद दिलाता है, किसकी? हाँ बोलो। स्क्वायर ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ये क्या, कौन सा लॉ है? यस, केपलर्स थर्ड लॉ। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड ये जो निकाला गया, इससे केपलर ने वो रूल बनाया।
इस कैलकुलेशन से, दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। This is Kepler's law। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसमें r प्लस एच का क्यूब लिख सकते हैं, और वैसा करके अगर हमको हाइट निकालनी हो तो क्या हम हाइट निकाल सकते हैं? तो आंसर है यस, उतनी मैथमेटिक्स हमको आती है। हमने जो हमारे प्लेनेट घूमते हैं उस प्लेनेट का टाइम पीरियड निकाला, ठीक है, अपना यहां से टेलीस्कोप लगा के एक प्लेनेट को हमने देखा, वो मूव करता है, फिर जब वापस उस पोजीशन पे आएगा तो हमने टाइम नोट कर लिया, वो हमको क्या मिल गया? टाइम पीरियड। 4 की वैल्यू मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, जी की वैल्यू मालूम है, मास फॉर द अर्थ ये भी हमको मालूम है। ओके, ये इतनी चीजें हमको मालूम हैं। आर प्लस एच, इसमें आर भी हमको मालूम है। अब अननोन क्या बचा? एच आ जाएगा, वी कैन कैलकुलेट इट। अगर हमको एक्सप्रेशन में निकालने को कहा जाएगा, निकाल दीजिए, इसका क्यूब रूट करिए, इसका क्यूब रूट करिए, क्या होगा? टी स्क्वायर का क्यूब रूट क्या होता है? टी स्क्वायर का क्यूब रूट है टी टू द पावर 2/3, ये क्यूब रूट हो गया। दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM, इसका क्यूब रूट इनटू आर। अब आर सॉरी, दिस इज व्हाट? आर, और आर को हम क्या लिख सकते हैं? आर प्लस एच। ये अब इससे इसको डिवाइड करिए और उस पूरे से आर को माइनस कर दीजिए, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। सो एच इज इक्वल टू टी 2 टू द पावर 3, 2/3, ये इसके नीचे आएगा 1/3, दिस अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM, इसकी पावर 1/3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे की पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो हमको तो एच चाहिए, तो माइनस आर, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब और थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये GM ऊपर चला जाएगा, सो टी स्क्वायर इंटू जी इंटू एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हाइट। अर्थ की सरफेस से कोई प्लैनेट, कोई सैटेलाइट कितना ऊपर है, वो हम किससे निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड। ये हमको कैलकुलेट करना है। G इज ए कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज ए कांस्टेंट। हमको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? टाइम पीरियड, और उससे क्या मिल जाएगा? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इस तरह से कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, उसको हमने एक बार देखा, फिर दोबारा आया, फिर देखा, उस टाइम को यहां फिलअप किया, क्या मिल जाएगा? हाइट मिल जाएगी कि वो कितनी हाइट पर है, राइट? इसके न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमने बेसिक फॉर्मूला ये निकाला, इस फंडामेंटल फॉर्मूले से एच हाइट का फॉर्मूला निकाला, तो टाइम का ये फॉर्मूला, हाइट का ये फॉर्मूला, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, ये टाइम के बारे में हो गया। ये टाइम पीरियड, अब ध्यान दीजिए, इसका रेडियस से क्या रिलेशन है? अर्थ के नजदीक वाले का टाइम पीरियड ज्यादा होगा कि अर्थ से दूर वाले का टाइम पीरियड ज्यादा होगा? देखिए, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, दिख रहा है? ठीक है, इसका ये मतलब है सैटेलाइट जितनी हाइट पे जाते जाएगा उसका टाइम पीरियड उतना बढ़ते जाएगा। तो सबसे कम टाइम पीरियड कहां होगा? व्हेन इट इज क्लोज टू अर्थ,
तो सबसे क्लोज टू अर्थ जो सैटेलाइट है दैट विल बी वेरी फास्ट। उसका टाइम पीरियड मींस टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन कितना होगा, इसमें रख के देख लेते हैं। इस आर को क्या लिखेंगे, 6400 किलोमीटर, 4 पाई स्क्वायर GM इसकी वैल्यू, या इसकी बजाय हम ये फॉर्मूला ले लेते हैं टाइम पीरियड का। GM को क्या लिख सकते हैं, GM को क्या लिख सकते हैं, G इंटू आर स्क्वायर, G इंटू आर स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन G इंटू आर, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड फॉर ए सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ, टाइम क्लोज टू अर्थ, this is T is equal to 4 pi square upon G into R, ये आ गया। अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो this is T square, इससे T निकल आएगा, ओके। जब हम इससे T निकालते हैं this comes to be nearly 84 minutes. This is okay 85 minutes, 84.7, that is approximately 85 minutes, okay। यानी एक सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत नजदीक घूम रहा है, हमसे 10 किलोमीटर ऊपर, 20 किलोमीटर ऊपर, वो दुनिया का एक चक्कर लगाता है कितनी देर में, 85 मिनट्स में, करीब करीब 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटे के अंदर वो पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लेता है और लगातार लगाते रहता है। दीज आर द सैटेलाइट्स विच आर वेरी क्लोज टू अर्थ। तो इससे हमको आइडिया मिलता है कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है, इतनी स्पीड से कि वो 1.5 घंटे में अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है, राइट। दो ओके, दिस इज क्लोज टू अर्थ। तो ये हमने सैटेलाइट के अभी तक पढ़ी ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट के दूसरे एक्सप्रेशन देखते हैं, दैट इज एनर्जी इन ए सैटेलाइट। एक सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी होती है। सैटेलाइट अर्थ के ऊपर कुछ हाइट तक होता है, तो हाइट के कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसके पास वेलोसिटी भी है, तो उस वेलोसिटी के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सैटेलाइट के पास कौन कौन सी एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों। ये बात समझ में आई, ओके। सो लेट अस सी एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -gm/r, mgh नहीं, दैट वाज डिफरेंस इन एनर्जी, ओके। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 12mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -gm/r। ये पोटेंशियल और ये काइनेटिक। अब v² का फॉर्मूला बताइए। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, g और m के फॉर्म में। यस, ये रहा, यस, gm/r। सो उसका स्क्वायर के लिए रूट हटा देंगे, सो दिस विल बिकम gm/r। पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल है और एनर्जी बनाना है
तो m को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिए ये तो दोनों एक ही एक्सप्रेशन है, दिख रहा है, GMM अपॉन आर, GMM अपॉन आर होना भी चाहिए क्योंकि दोनों सैटेलाइट की एनर्जी हैं, तो दोनों की डायमेंशन एक ही होंगी, अल्टीमेटली फॉर्मूला एक ही आएगा। ओके, अब ये कितना है 1 और ये कितना है हाफ, तो टोटल कितना होगा माइनस हाफ। दिस इज +1, दिस इज -1, प्लस हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ GMM अपॉन आर। दिस इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होती है? बिकॉज दिस इज ऑलवेज अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव एनर्जी होती है। ओके, सो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। अब इसकी थोड़ा समरी लिखिए। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी कितनी? -12। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? -1। काइनेटिक एनर्जी कितनी? +12। और हर एक में क्या है? ये तरीका समझ आया? तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, इनको जरा देखिए कितनी होती है। हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ GMM अपॉन आर। हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी? हाफ GMM अपॉन आर। क्या डिफरेंस है दोनों में? यस, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक, ओके। पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, काइनेटिक एनर्जी इज दिस, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, मुझे ये पूछना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज +12, टोटल एनर्जी इज -12। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट। तो हमने देखा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। फर्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर ए सैटेलाइट? बिकॉज इट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ए पर्टिकुलर वेलोसिटी known as orbital velocity and a force of attraction due to earth. Because of these two reasons it makes a circular motion. अगर अर्थ का नहीं होता पुल तो सीधा चला जाता, अगर वेलोसिटी नहीं होती तो नीचे गिर जाता अर्थ के पास। तो ये दोनों चीजें चाहिए, लेकिन दोनों की एक फिक्स क्वांटिटी चाहिए। वो फिक्स क्वांटिटी हमको कैसे पता लगी? दैट इज mv² अपॉन r शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन GMM अपॉन r²। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो सैटेलाइट बन जाता है। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? सैटेलाइट बाहर चला जाएगा, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा? अर्थ की तरफ गिर जाएगा। समझ आया? तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होने से ही वो सैटेलाइट उस पर्टिकुलर रेडियस पर घूमेगा। अगर हम रेडियस को बदलते हैं तो उसका इफेक्ट बोलिए। अगर रेडियस कम हो गया और हम चाहते हैं कि सैटेलाइट गिरे मत, तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज अर्थ खींच लेगी। अगर रेडियस ज्यादा हो गया और ग्रेविटेशनल फील्ड कम पड़ गया तो क्या करना होगा? कम करनी पड़ेगी, नहीं तो बाहर भाग जाएगा। समझ में आया? तो ये अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी और रेडियस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तभी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूमता है, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। बाकी टाइम जो है, टाइम तो इस पे डिपेंड करता है, जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा।
और जितना ऊपर जाता है उतना उसकी वेलोसिटी वैसे ही स्लो हो जाती है, तो टाइम और ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमने इक्वेशन बनाया था टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, वो हमने पढ़ा वेलोसिटी के बारे में, कंडीशंस के बारे में, उसका टाइम पीरियड कितना लगता है उसके बारे में, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके बेसिस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करके क्वांटिटीज बना सकते हैं। कौन सी क्वांटिटीज? तो आंसर है जो भी उसके इक्वेशन में आती हैं वो सब क्वांटिटीज। जैसे टाइम के रिलेशन में, एनर्जी के रिलेशन में ये m आता है। व्हाट इज दिस m? मास ऑफ द प्लैनेट। अब अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि वीनस के चारों तरफ एक मून घूम रहा है, वीनस का चंद्रमा, हमने यहां बैठे बैठे टेलीस्कोप से उसका टाइम कैलकुलेट कर लिया। अगर हम उसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये टाइम, अगर हमने उसका टाइम कैलकुलेट कर लिया, ये उसका रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया, टाइम कैलकुलेट कर लिया, रेडियस कैलकुलेट कर लिया, जी हमको मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ वीनस। इस तरह से हमने अलग अलग प्लैनेट्स का मास निकाला। अर्थ का भी निकाला कि अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, उसका डिस्टेंस हमको मालूम है, टाइम पीरियड भी मालूम है। अगर हमको उसका टाइम पीरियड मालूम है और आर भी मालूम है, तो तीसरी चीज क्या है? एम। हम एम फॉर द अर्थ निकाल सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल आपको आता है कि किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, उसका डिस्टेंस इतना है उस प्लेनेट से, और इतने दिन में वो एक चक्कर पूरा लगाता है, एक सर्कल पूरा लगाता है, तो उसका मास निकालिए। यू कैन फाइंड इट आउट। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वो जिसमें m आता है, t आता है और r आता है। इस तरह से अगर वो उसका मास हमको बताते हैं तो हमको t निकालने को कह देते, टाइम और मास दोनों बताते हैं तो डिस्टेंस निकालने को कह देते हैं। और अब हमको ये नॉलेज हो चुका है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें 4 क्वांटिटीज हैं, 3 वो बताएंगे, 1 हम निकाल देंगे, कोई भी 3 बताए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। वंस यू अंडरस्टैंड ए फॉर्मूला, दैट इज ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज दी रहेंगी, बाकी आपको बनानी। अगर एक अननोन क्वांटिटी रखेंगे, यू विल बी गिवन 1 कंडीशन। अगर 2 अननोन होंगी, यू मस्ट हैव बीन गिवन 2 कंडीशंस। तो 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन मिलेंगे, निकाल सकते हैं। तो ये सैटेलाइट के बारे में हुआ। अब